हमारे भारत के इतिहास में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसे हम काला अध्याय यानी ब्लैक चैप्टर कहते हैं। उनमें से एक घटना है 1975 में लगी इमरजेंसी, आपातकाल। आज की युवा पीढ़ी को इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये आपातकाल देखा था उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास में हुई प्रमुख घटनाओं में से एक थी। क्योंकि जैसे अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों पर जुल्म करती थी पहले, वैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही थी। कई लोगों को मारा गया, कई हजारों बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, जबरन हजारों लोगों की नसबंदी कराई गई। बहुत कुछ हुआ था इस आपातकाल के दौरान। हम विस्तार से इस बारे में जानेंगे आज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इमरजेंसी का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि इमरजेंसी क्यों और कब लगाई गई थी, किसने लगाई थी, इसमें क्या क्या हुआ था, इमरजेंसी लगाने के कारण क्या थे, कब इमरजेंसी को हटाया गया और क्यों हटाया गया था, इसके क्या परिणाम हुए हमारे देश पर। ऐसा बहुत कुछ जानेंगे इस घटना के बारे में और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अब आपातकाल लगा था 1975 में, लेकिन इससे पहले भारत में क्या हो रहा था, भारत का वातावरण कैसा था कि इमरजेंसी लगाई गई। तो उस समय भारत में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत से कारण थे इमरजेंसी लगाने के। तो क्या क्या कारण थे, सबसे पहले हम ये जानेंगे। साल 1971 में भारत में इलेक्शन हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी और उनके सामने थे राजनारायण। इस इमेज में ये थे राजनारायण और ये इंदिरा गांधी, जिसे आप जानते ही होंगे। तो रायबरेली में हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी भारी मत से जीत गई, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी भारत की। लेकिन रायबरेली में राजनारायण के जीतने के चांसेस ज्यादा थे और लोगों को भी यही लगता था कि राजनारायण जीतेंगे, पर वो हार गए और इतने बुरे तरीके से हारे कि राजनारायण को शक हुआ कि इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कोई झोल किया हुआ है। इसलिए राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी पर केस किया कि इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कुछ गड़बड़ी की है, इसकी जांच करें आप। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, ये उनकी इमेज है। तो राजनारायण के केस के बाद जगमोहन लाल सिन्हा ने जांच करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में गड़बड़ी की है या नहीं। तो ये सबसे बड़ा केस था। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी और जुडिशरी यानी भारत का न्यायतंत्र, इन दोनों के बीच काफी अनबन शुरू थी कई सालों से। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी, तब से देश के प्रधानमंत्री और न्यायतंत्र के बीच अनबन शुरू हो गई थी, क्योंकि शास्त्री जी इंदिरा गांधी से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई, जिस बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हो गई। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम जानेंगे कि क्या हुआ था। तो इतनी बड़ी घटना के बाद इंदिरा गांधी और भारत का न्यायतंत्र आमने सामने हो गए थे और बाद में और भी कई फेमस केस हुए थे, जिनमें गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स जैसे कई केसेस हुए थे। ये सब केस क्यों हुए थे? क्योंकि संविधान में संशोधन करने को लेकर, यानी हमारे संविधान में नए कायदे कानून बनाना या फिर पुराने कायदे कानून में फेरबदल करना, इन बातों के लिए ये सभी केस हुए थे, जिस कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की जुडिशरी यानी न्यायतंत्र के बीच अनबन बढ़ती ही जा रही थी। अब इस इमेज को देखें, यह है जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी नारायण भी कहा जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे ये। लेकिन आजादी के बाद ये राजनीति से दूर हो गए और एक साधारण जीवन जीने लगे। अगर आजादी के बाद जेपी नारायण राजनीति में आते तो नेहरू और सरदार पटेल की तरह उनका भी नाम एक बड़े नेता के तौर पर होता, लेकिन वे अपने घर बिहार चले गए थे। अब 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर इलेक्शन जीत लिया था और 1971 में ही पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अमेरिका से जो चीजें भारत आती थी वो अमेरिका ने बंद कर दी, क्योंकि उस समय हमारा भारत एक गरीब देश था, तो अमेरिका पर निर्भर थे हम। लेकिन 1971 में अमेरिका के मना करने के बाद
देश में महंगाई बढ़ने लगी और कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, लेकिन यह तो इससे उल्टा हो रहा था। जैसे 1973 में चीजों के दाम यानी महंगाई 23% बढ़ गई थी और 1976 में महंगाई 30% बढ़ गई। लोग बेरोजगार होने लगे। हमारी कृषि उतनी उन्नत नहीं थी उन दिनों, इसलिए खाना भी मुश्किल से मिल रहा था, जिसमें सबसे खराब हालत थी बिहार राज्य की। इसलिए साल 1974 में बिहार के स्टूडेंट ने आंदोलन शुरू किया, चीजों के दाम कम करने, करप्शन खत्म करने और रोजगार देने के लिए, जिसे बाद में छात्र आंदोलन भी कहा गया। इस आंदोलन में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे आज के कई नेता शामिल हुए थे उस समय। तो धीरे धीरे यह छात्र आंदोलन बड़ा हो रहा था और उस समय जेपी नारायण बिहार में समाज सेवा का काम करते थे। इनका नाम काफी बड़ा था और लोग काफी सम्मान देते थे जेपी नारायण को। इसलिए छात्रों ने जेपी नारायण को आंदोलन में साथ देने का बुलावा भेजा कि आप आइए और हमारा साथ दें। जेपी नारायण भी बहुत परेशान थे सरकार से, क्योंकि बिहार की हालत इतनी खराब थी, फिर भी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। इसलिए जेपी नारायण ने ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और कुछ शर्तें रखी कि हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे और यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में होगा। और जेपी नारायण के आने के बाद लाखों लोग इस आंदोलन में जुड़ने लगे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि बिहार में कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे दे, लेकिन बिहार सरकार ने मना कर दिया इस्तीफा देने से। पर आंदोलन अब भी जारी रहा, जिसे टोटल रिवॉल्यूशन या जेपी मूवमेंट कहते हैं। इस छात्र आंदोलन को देखकर बिहार में एक और आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बिहार रेलवे आंदोलन कहते हैं। यह उस समय की तस्वीर है। इस आंदोलन का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे और ये सब रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी हैं। और इसी साल 1974 में ऐसा ही आंदोलन गुजरात में भी शुरू हुआ था, जिसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व मोरारजी देसाई और चिमनभाई पटेल कर रहे थे, जिस कारण गुजरात में इंदिरा गांधी की सरकार को हटाया गया और जून 1975 में फिर से इलेक्शन करवाया गया, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी। और तभी सबसे बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाती है। शुरू में मैंने बताया था कि राजनारायण ने रायबरेली के इलेक्शन में इंदिरा गांधी पर केस किया था कि इन्होंने इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी की है, जिसकी जांच जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कर रहे थे। उन्होंने 12 जून 1975 के दिन अपना फैसला सुनाया कि 1971 के रायबरेली इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की थी। इसका मतलब होता है कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव प्रचार किया था, सरकारी कर्मचारियों का इलेक्शन जीतने के लिए उपयोग किया था, सरकारी तंत्र का उपयोग करके इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता था। ऐसे कई आरोप लगे उन पर और जिस कारण लोकसभा के मेंबर के पद से इंदिरा गांधी को हटाया गया और अगले 6 साल तक इनके इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इंदिरा गांधी अब अगले 6 सालों तक इलेक्शन में खड़ी नहीं रह सकती। मतलब इस फैसले से इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन खत्म होने वाला था, क्योंकि अगले ही साल 1976 में ही इलेक्शन आने वाले थे। और इस फैसले के बाद 24 जून के दिन सभी विपक्षी दल और जयप्रकाश नारायण सहित हजारों लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना शुरू किया और इन्होंने मांग रखी कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दे दे। लेकिन ऐसा हो इससे पहले ही इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के दिन भारत में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल। तो हमारे भारत में जब भी कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है, तब हमारे संविधान में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत इमरजेंसी लगा दी जाती है। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। जब देश को बाहर से खतरा हो तब, जब देश को अंदर से खतरा हो तब, और जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो गई हो तब। तो ऊपर से मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जिन लोगों ने भारत का संविधान लिखा था, उन लोगों ने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था खतरे में हो तब इमरजेंसी लगाने के कानून बनाए थे, जो 3 तरह के थे। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, जिसमें अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध शुरू हो जाए यानी वॉर, या फिर कोई बाहरी ताकत या कोई ग्रुप भारत पर हमला कर दे यानी एक्सटर्नल अग्रेशन,
या फिर देश के ही लोग देश पर ही हमला कर दे, यानी आर्म रिबेलियन, तो ये 3 वजह से नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। इसके अलावा अगर सरकार को ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, जैसे अगर सरकार को लगे कि पाकिस्तान हम पर हमला करने वाला है, या फिर चाइना हम पर हमला करने वाला है, या फिर हमारे ही देश के नक्सलवादी हम पर हमला करने वाले हैं, मतलब युद्ध भी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, तब भी देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसे नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात कहते हैं। जो इससे पहले साल 1962 से 1968 के दौरान भारत का पाकिस्तान और चाइना से युद्ध हुआ था, तब यह नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब भी यह इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या राज्य आपातकाल, जो आर्टिकल 354 के तहत लगाई जाती है। इसमें अगर भारत के किसी राज्य की सरकार हमारे केंद्र की सरकार के खिलाफ हो जाए, या केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करने से कोई राज्य सरकार मना कर दे, जैसे गुजरात में जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तब गुजरात में केंद्र सरकार ने यानी इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके बाद गुजरात राज्य पर गुजरात राज्य सरकार का शासन हटा दिया जाता है और सीधा ही केंद्र सरकार का शासन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपात लगाया जाता है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 260 के तहत लगाई जाती है। तो जब भारत की इकोनॉमिकल हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब देश की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाए, देश आर्थिक रूप से कंगाल हो गया हो, तब यह इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इनमें से 1975 में इंदिरा गांधी ने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उसका कारण उन्होंने बताया कि देश में अंदरूनी गड़बड़ हो गई है, यानी इंटरनल डिस्टरबेंस का कारण देकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, जो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं देश में, और इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इसीलिए तो भारत के इतिहास में ये इमरजेंसी की घटना इतनी विवादास्पद बनी रही है। अब इस इमेज को देखिए, यह है इंदिरा गांधी, और यह तब की फोटो है जब इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से देश में इमरजेंसी का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि देश में आपातकाल जरूरी हो गया है, क्योंकि कुछ ग्रुप है जो भारत की सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। इसलिए देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए इमरजेंसी का फैसला लिया गया है। अब जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि इमरजेंसी लगाने से पहले ही इंदिरा गांधी ने लिस्ट बना ली थी कि किन किन राजनेताओं को जेल में डाल देना है, और जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई, उन सभी राजनेताओं को जिनका नाम इंदिरा गांधी की लिस्ट में था, उन सबको रातों रात जेल में डाल दिया गया, जिसमें सभी विपक्षी दल के नेता, सभी प्रमुख सांसद। अब इन प्रमुख सांसदों को जेल में क्यों डाला गया था? ताकि भारतीय संसद को ऐसा बना देना था जिसमें इंदिरा गांधी जो चाहे वो संसद में पास करवा दे। तो विरोध करने के लिए संसद में अगर कोई होगा ही नहीं, तो फिर इंदिरा गांधी जो चाहे वो कर सकती है। उन्होंने ऐसा किया भी था, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ये उस समय की एक न्यूज़पेपर की फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अडवाणी, वाजपेयी जैसे सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जो भी नेता या आंदोलन करने वाले थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया, और इसकी खबर उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को भी नहीं की थी। और इन्हें कहाँ रखा गया है, इसकी भी सरकार के सिवा किसी को नहीं पता था। जेल में डालने के बाद इन्हें 2 महीने तक किसी को मिलने नहीं दिया गया था। इन सभी बड़े लोगों को अकेले में रखना, इन्हें परेशान करना, अगर ये बीमार हो तो इनका इलाज नहीं करना, और इन्हें रात में कोठरी में बंद कर देना जैसे हजारों उदाहरण सामने आए थे। इमरजेंसी लगने के 7 दिन के अंदर ही 15,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। अगर इन्हें बाहर से कोई मिलने आता था, तब भी इंदिरा गांधी के खुफिया अधिकारी वहां तैनात रहते थे, ताकि ये लोग सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचे। काला पानी की सजा के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि उन कैदियों के साथ जो होता था, वैसा ही इमरजेंसी के दौरान इन राजनेताओं के साथ किया गया था। इन्हें रात में सोने नहीं देना, इन्हें भूखा रखना, पानी नहीं देना, और बहुत भूखा रखने के बाद बहुत ज्यादा खाना खिलाकर
उन्हें कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रखना, डराना धमकाना और महीनों तक सवाल पर सवाल पूछना कि आपके बाकी साथी कहाँ हैं, क्योंकि कई विपक्षी नेता गायब हो गए थे। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी रातों रात अमेरिका भाग गए थे उस समय। ऐसे ही कई नेता थे जो अब भी गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्हें खोजा जा रहा था। इस इमेज को देखें, यह है केरला के राजन। इन्हें मशीन के पट्टों के बीच दबाया गया था, जिसमें उनके शरीर की बहुत सी हड्डियां टूट गई थी। और जो रेलवे कर्मचारी की हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे, जिस बारे में मैंने शुरू में बताया था, जॉर्ज फर्नांडिस, उनके भाई लॉरेंस को बेंगलोर में पुलिस ने इतना मारा कि वह कई सालों तक सीधे खड़े तक नहीं हो पाए थे। और इस हड़ताल में जो रेलवे के सरकारी कर्मचारी थे, ये सभी, इनको भी जेल में डाल दिया गया। और इनके परिवार जो रेलवे क्वार्टर में रहते थे, उन्हें भी वहां से भगा दिया गया था। इमरजेंसी लगने के बाद गुजरात और बिहार के जो छात्र पर्चियां बांट रहे थे, उनमें से 2 छात्रों को फांसी पर लटका दिया गया था। दिल्ली में एक स्लम एरिया था ड्वेलर्स नाम का, जहां पर गरीब लोगों ने आवाज उठाई तो उन पर गोलियों की बरसात कर दी पुलिस ने, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और सिर्फ पुरुषों के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था। गायत्री देवी और विजयराज सिंधिया को बीमार कैदियों के साथ रखा गया था। श्रीलता, मृणाल गोरे और दुर्गा भागवत जो समाजवादी नेता थे, उन्हें पागल खानों में पागल लोगों के बीच रखा गया था। तो कुल मिलाकर 1,40,000 लोगों को बिना कोई अपराध 1 साल 8 महीने तक जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि संविधान के अनुसार सरकार को इमरजेंसी के दौरान अगर ऐसा लगे कि यह आदमी विद्रोह करेगा, तो विद्रोह करने से पहले ही उसे जेल में डाल दिया जाता है। यानी अपराध करने से पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपराध करने की बात तो बहुत दूर थी। अब बात करते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा था। अब जैसा मैंने अभी बताया था कि संसद के सभी सांसदों को जेल में डाल दिया गया था जो विपक्ष में थे। यानी अब संसद में सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार के ही सांसद बैठे थे, क्योंकि सबसे पहले इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदलना था। राजनारायण केस आपको याद होगा, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो इस केस के कारण इंदिरा गांधी को लोकसभा के मेंबर और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। तो इंदिरा गांधी ने इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया। भारत के संविधान में एक कानून लाने की कोशिश की गई कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर यानी पूरी जिंदगी किसी भी अपराध को लेकर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस कानून को राज्यसभा ने तो पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया था। और हमारे संविधान का 42वां जो संशोधन है, जो सबसे कठोर है, इसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, इसे नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों का संतुलन बिगाड़ने का भी पूरा प्रयास किया गया था। इमरजेंसी के पहले हफ्ते में ही आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को निलंबित कर दिया गया था। ऐसा करके सरकार ने कानून की नज़र में सबको बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी को अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया था। और इसके बाद आर्टिकल 19 को भी निलंबित कर दिया, जिससे प्रकाशन, संघ बनाना और सभा करने की आज़ादी लोगों से छीन ली गई थी। इसके अलावा रासुका एक्ट को भी लागू कर दिया गया था, जिसके तहत जिन लोगों को जेल में डाला गया था, वे लोग उन्हें जेल में क्यों डाला गया था और नहीं जान सकते थे। यानी उन्हें जेल में क्यों बंद किया गया है, उस बारे में वे लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। और इस रासुका एक्ट में फेरबदले की बहुत कोशिश की थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। जैसे जो जेल में थे राजनेता, वे कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उनका यह अधिकार छीन लिया गया था। और इन लोगों की जानकारी कोर्ट या किसी और को देना भी अपराध बना दिया गया था। यानी मान लो अगर आप जेपी नारायण के रिश्तेदार हैं और आपको पता चल गया कि जेपी नारायण को तिहाड़ जेल में रखा गया है, अगर यह बात आपने किसी को बताई तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा बहुत कुछ किया था इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने। इन्होंने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें इमरजेंसी के दौरान उन्हें काफी फायदा भी हुआ था। अब बात करेंगे इमरजेंसी के दौरान मीडिया और अखबार यानी न्यूज़पेपर वालों की क्या हालत हुई थी। तो जिस दिन इमरजेंसी लगाई थी, उसके अगले ही दिन भारत में जितने भी बड़े बड़े अखबार के कारखाने थे,
जो न्यूज़पेपर छापने का काम करते थे, उन सभी कारखानों की बिजली काट दी गई थी ताकि इमरजेंसी लगने के बाद किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में आम लोगों को पता ना चले। और बाकी सभी बड़े अखबारों पर सेंसर बिठा दिया गया, यानी अखबार के हर कारखाने पर सरकार का एक आदमी रखा गया था जो चेक करता था कि कौन सी खबर छापनी है और कौन सी नहीं। उसके बाद ही न्यूज़पेपर की छपाई होती थी। मतलब इंदिरा गांधी जो चाहती थी वही अखबार में छपता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो पत्रकार या संपादक सही खबर छापता पकड़ा गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इस पोस्टर को देखें। अमृत नाहता ने यह मूवी बनाई थी 1977 में, जो इमरजेंसी पर बनी थी। तो इस मूवी को सरकार ने बैन कर दी थी, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया इस मूवी पर। और इस मूवी के सारे प्रिंट पुलिस वालों ने जला दिए थे। अब इस इमेज को देखें। ये गुलजार की बनाई मूवी थी 1975 में, आंधी, जो इंदिरा गांधी पर आधारित थी। इस पर भी सरकार ने बैन लगा दिया था। इसके अलावा बॉलीवुड में कई लोगों पर दबाव डाला गया था कि सरकार को अच्छा दिखाने की कोशिश करो वरना जेल में डाल देंगे, जिसमें किशोर कुमार, जो बॉलीवुड के एक कमाल के गायक थे, उन पर भी दबाव डाला गया था सरकार के फेवर में गीत गाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो इस तरह से मीडिया, टीवी और अखबारों को पूरी तरह से दबाया गया था। अब बात करते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने कैसे लोगों को भ्रमित किया था। सरकार ने मजदूर के अधिकार को कम कर दिया था और इमरजेंसी का सबसे बड़ा फायदा देश के उस समय के पूंजीपतियों ने उठाया था। तो मजदूरों का न्यूनतम बोनस इमरजेंसी के पहले 8.33% था, लेकिन इमरजेंसी के बाद इसे घटाकर 4% कर दिया, यानी आधा कर दिया। निजी क्षेत्रों की तरक्की के लिए चीजों के आयात पर छूट दे दी गई और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों पर टैक्स घटा दिया गया। और एमएनसी यानी बाहरी कंपनियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत में निवेश करें, क्योंकि भारत में अब मजदूरी सस्ती हो गई है। इसलिए कई जगहों पर मजदूरों ने हड़ताल करी, लेकिन पुलिस ने मजदूरों को मार मार कर भगा दिया। जैसे बंगाल में इसका विरोध करने वाले 16,000 मजदूरों को एक साथ जेल में डाल दिया गया था। और सरकार ने नागरिक अधिकारों का भी हनन करने के लिए सभी तौर तरीके अपनाए थे। इंदिरा गांधी के शासन ने नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार, अन्याय और अत्याचार किए थे, उसकी रक्षा करने वाले वकीलों को भी परेशान किया गया था। टोटल 42 वकीलों को, जिन्होंने विरोध किया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और सबसे बुरा जो हुआ था इमरजेंसी में, वो था नसबंदी। आबादी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जबरन कई लोगों की नसबंदी करना शुरू कर दिया था उस समय, और इसके ज्यादा शिकार अल्पसंख्यक हुए थे। नसबंदी का विरोध करने वालों पर लाठी और गोलियां चलाई गई और कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। सरकार ने लोगों से मदद मांगी कि जो लोग दूसरे लोगों की नसबंदी करवाने में मदद करेंगे उन्हें सरकार जमीन देगी। इसलिए कई बेवकूफ लोग जमीन की लालच में भोले लोगों को बहला फुसला कर उनकी नसबंदी करवाने लगे थे। और जिन कपल को बच्चा नहीं था और ना ही वो बच्चे पैदा करना चाहते थे, वैसे लोगों को भी नसबंदी करवा दी थी। और जो लोग बूढ़े हो चुके थे 60-70 साल के, उनके साथ भी ऐसा किया गया। और इस नसबंदी अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? संजय गांधी। आबादी कंट्रोल करना ये विचार अच्छा तो था, लेकिन तरीका बहुत बुरा था। बाद में इस पर एक मूवी बनी थी। इस पोस्टर को देखे, इसे भी सरकार ने बैन कर दिया था ताकि लोगों को हकीकत पता ना चले। ऐसे अनगिनत काम सरकार ने इमरजेंसी के दौरान किए थे। कुल मिलाकर अंग्रेज सरकार जैसा भारतीय लोगों के साथ करती थी आजादी से पहले, वैसा ही कुछ इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था अपने ही लोगों के साथ। तो इसके बाद भारत में जितने भी विपक्षी दल थे वो सब आपस में मिल गए, यानी कि बहुत बड़ा गठबंधन हो गया था ताकि अगले इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सरकार को हरा सके। इस ग्रुप को नाम दिया गया था जनता पार्टी। और 20 महीने बाद यानी मार्च 1977 में इमरजेंसी को हटा दिया गया और देश में इलेक्शन हुए, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार हार गई और जनता पार्टी जीत गई, जिसके नेता थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो भारत के प्रधानमंत्री बने 1977 में। मोरारजी देसाई ने सत्ता में आते ही शाह कमीशन का गठन किया, जिसका मतलब होता है कि इमरजेंसी के दौरान जो अत्याचार, अन्याय
और मानव अधिकारों का हनन हुआ था उसकी जांच की जाए। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, उसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, इमरजेंसी के दौरान जो कानून और अधिकारों को बनाया गया और संसद में पास किया गया क्या वो सही थे या गलत थे, इन सभी चीजों की जांच का काम शाह कमीशन को सौंपा गया। और कुछ समय बाद जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई तो पता चला कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लगाने का कोई भी ठोस कारण नहीं था। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। इस कारण इंदिरा गांधी सरकार पर कई सारे केसेस हुए, लेकिन जब तक इन लोगों की कार्रवाई होती इससे पहले ही मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई, जिन्होंने सत्ता में आते ही इमरजेंसी के पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। तो यह इतिहास था भारत में जो इमरजेंसी लगी थी उसका। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।